आज हम बात करेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन या बोलते हैं इसको तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन भी इसी को बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका भी इसी को बोला जाता है। किसको बोलते हैं न्यूरॉन? पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन, फिर इसका चित्र बनाएंगे अपन और फिर इसकी संरचना लिखेंगे अपन। तो जिस तरह से शरीर संरचना की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, कोशिका शरीर होता है, शरीर संरचना की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। कोशिका से फिर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र से शरीर बनता है। यह शरीर की संरचना होती है। तो शरीर और शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो कोशिका की परिभाषा ये लगाती है कि शरीर की संरचना की मूलभूत कोई क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर संरचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस सबसे छोटी इकाई का नाम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होता है। तो परिभाषा हम ये लगा देंगे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। या अपन ये बता दिए सीधे तौर पर कि तंत्रिका तंत्र की संरचना की करने वाली जो मूलभूत इकाई होती है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन मिलकर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। जिस तरह तंत्रिका मिलकर के शरीर का निर्माण करती है, उसी प्रकार से न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका मिलकर के तंत्रिका तंत्र की संरचना बनाते हैं। तो ये तो हो गया अभी तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका की परिभाषा। चित्र अपन बनाएंगे, चित्र के रूप क्या देखेंगे अपन? चित्र देखो न्यूरॉन किस प्रकार का बना होता है। ये संरचना होती है न्यूरॉन। चित्र बनाकर न्यूरॉन इस प्रकार दिखाई देता है। सबसे जो बड़ा भाग होता है ये तो बड़ा भाग इसको बोलते हैं कोशिकाकार। कोशिकाकार के नाम से जाना जाता है इसको। ये जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं द्रुमासिक। तो ये जो लंबा भाग होता है न्यूरॉन का चित्र होता है। जब भी प्रश्न होता है सबसे पहले न्यूरॉन का नाम चित्र पूछा जाता है। न्यूरॉन का या तंत्रिका कोशिका का नाम चित्र बनाते उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। बहुत बार प्रश्न आता है, बहुत पुराना प्रश्न है।
लगभग ट्रिग्लिसराइड आता भी बड़े नंबर वाला है, कम से कम 3 नंबर का प्रश्न आता है, सबसे सरल प्रश्न पार्ट का ये। पहले चित्र बनाना पड़ेगा ये, इसके बाद भी इसकी संरचना बताएंगे। कोशिका काय, द्रुमाशय, तंत्रिकाक्ष, अंतिभाग, बटन, माइलिनाशन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, निसर्कट, बात हम संरचना लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कि न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन की पहले परिभाषा लिख दी, परिभाषा लिखने के बाद इसका चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे अपन न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय, नंबर 2 द्रुमाशय और नंबर 3 तंत्रिकाक्ष। पहले परिभाषा, परिभाषा के बाद चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे नीचे कि न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोशिका काय, ये वाला भाग, नंबर 2 द्रुमाशय, ये वाले भाग, और नंबर 3 तंत्रिकाक्ष, ये नीचे वाला भाग यहाँ का। सबसे पहले बात करेंगे हम कोशिका काय की। कोशिका काय क्या होता है, चित्र को देख के बता दीजिए अपन कि न्यूरॉन का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कोशिका काय कहलाता है। ये यहाँ वाला इतना भाग है पूरा, न्यूरॉन का जो सबसे बड़ा भाग होता है इसको कोशिका काय कहा जाता है। ठीक है, कोशिका काय में एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है, ये एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। मैं दे दो ना, सबको जोड़ दीजिए बन के। एक द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ये रहा कोशिका द्रव्य के मध्य में, ये रहा चारों तरफ कोशिका द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य के मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है केंद्रक। यह अपनी बता देंगे कि कोशिका काय के मध्य में गोल संरचना पाई जाती है, इसको केंद्र कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, इसका मतलब एक कोशिका जैसी संरचना होती है, नाम भी तंत्रिका कोशिका है। तो कोशिका की जब संरचना की बात करते हैं अपन, किसको बेटा होगा कोशिका के बारे में, तो जब कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है, इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अलावा कोशिका में और क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन कोशिका होते हैं? अंतःप्राद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि, यानी जो भी कोशिका में पाए जाते हैं वो सारे के सारे कोशिकांग इस कोशिका में भी पाए जाते हैं। क्योंकि दो का तो नाम लिख दिया, तो केंद्र का लिख कोशिका द्रव्य का लिख दिया। बाकी जो और होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी होता है, अंतःप्राद्रव्य जालिका होती है, ये सारे के सारे कोशिका इसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि कोशिका द्रव्य में इन अंगों के अलावा कोशिका द्रव्य में अनेक महीन कण पाए जाते हैं। ये तो लाइन से दिखाई, अनेक महीन कण पाए जाते हैं जिनका नाम होता है निसर्कण। ये कोशिका की संरचना। आगे समझिए, सबसे बड़े भाग को कोशिका क्या बोला जाता है? कोशिका काय के
कोशिका में एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके मध्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जो केंद्र कहते हैं। इसके अलावा कोशिकागामी, कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रेरक जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिकाएं भी पाई जाती हैं तथा कोशिका में अनेक महीन कण पाए जाते हैं जिनको निश्चल कण के नाम से जाना जाता है। ये तो कोशिका की संरचना। बात करेंगे अब दुर्माशय। दुर्माशय क्या होता है, कहां से करेंगे शुरुआत? कोशिका काय से जुड़ा हुआ है। कोशिका काय से दाभूत के समान अनेक संरचनाएं निकलती है। कोशिका काय से निकल रही है, तो कोशिका काय से दाभूत के समान अनेक संरचनाएं निकलती हैं जिनका नाम होता है दुर्माशय। नंबर 2, ये दुर्माशय पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। दाभूत के समान पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। पूरे शरीर में फैला हुआ है, इसका मतलब इसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। यह मेन काम होता है इसका, पूरे शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम होता है किसका? दुर्माशय का होता है। ये दो लगनी कि कोशिका काय से दाभूत के समान अनेक संरचना निकलती है जिसको दुर्माशय बोलते हैं। ये दाभूत के समान होते हैं, पूरे शरीर में फैले होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा भाग बच गया ये आपका। तो अपन बता दिए कोशिका काय से जुड़ा हुआ है। कोशिका काय का एक भाग लंबा और बेलनाकार रूप धारण कर लेता है। लंबा होता है, बेलनाकार होता है। इसे तंत्रिकाक्ष के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका काय का एक भाग लंबा बेलनाकार रूप धारण कर लेता है जिसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ वसा की एक मोटी परत छटी होती है। ये जो परत है वसा की होती है। वसा की एक मोटी परत छटी होती है जिसको माइलिन आच्छन्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग से, ये इसका अंतिम भाग, तंत्रिकाक्ष के अंतिम भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं जिन्हें अंतिम शाखाएं कहा जाता है। इनका नाम अंतिम शाखाएं होता है। अंतिम शाखाएं कहा जाता है। अंतिम शाखाओं का जो अंतिम भाग होता है, ये इसका लास्ट का भाग, अंतिम शाखाओं का अंतिम भाग किसके समान? बटन के समान संरचनाओं में समाप्त होता है जिसको बटन के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपकी तंत्रिकाक्ष। तो 3 बात हो गई। कोशिका का एक बार लंबा बेलनाकार रूप धारण कर लेता है जिसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष चारों तरफ वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसको माइलिन आच्छन्न बोलते हैं। तंत्रिकाक्ष का अंतिम भाग अनेक शाखाओं के रूप में समाप्त होता है जिसको अंतिम शाखाएं बोलती हैं। अंतिम शाखाओं के अंतिम भाग पर बट्टा लगे हुए होते हैं। ये न्यूरॉन की संरचना हो गई। पूरा कैसे बताइए शब्दों में? पहले बताएंगे अपन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय, दुर्माशय और तंत्रिकाक्ष। नंबर 1 पर बात करेंगे अपन कोशिका काय की। न्यूरॉन के सबसे बड़े भाग को कोशिका काय कहा जाता है। कोशिका काय में एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्र कहते हैं। कोशिका काय में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, अंतःप्रेरक जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिकांग भी पाए जाते हैं। कोशिका काय में अनेक महीन कण पाए जाते हैं जिनको निश्चल कण के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 आपका दुर्माशय। कोशिका काय से दाभूत के समान अनेक संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें दुर्माशय कहते हैं। ये दाभूत के समान पूरे शरीर में फैली रहती हैं। इनका मुख्य कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। नंबर 3 तंत्रिकाक्ष।
कोशिका का एक बार लंबा बेलनाकार रूप धारण कर लेता है, जिसे तंत्रिका कहा जाता है। तंत्रिका से चारों तरफ वसा की मोटी परत पाई जाती है, जिसे माइलिन अक्षत कहा जाता है। तंत्रिका से अंतिम भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें अंतिम शाखाएं कहते हैं, और अंतिम शाखाओं का अंतिम भाग बटन के रूप में समाप्त होता है। ये तो बात हो गई आपके न्यूरॉन। अब यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा आती है जो बहुत बार एक नंबर की पूछी जाती है परीक्षा में, सिर्फ एक नंबर। सिनेप्स। ये नाम बहुत बार पूछा जाता है साहब। सिनेप्स का मतलब क्या होता है, पहले अपन यहां पर देखेंगे। ये न्यूरॉन है, दूसरा आपका ये न्यूरॉन हो गया। ये न्यूरॉन हो गया, इसके ये आपके दुमासी हो गए। तीसरा न्यूरॉन यहां पर आ जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब ये होता है कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका न्यूरॉन की अंतिम शाखा में बटन और इसका दुमासी, आपस में दोनों के बीच में गैप होता है। दो न्यूरॉन आपस में कभी इसके तीसरा न्यूरॉन अगर इसके भी गैप हो गया यहाँ, यानी कहने का मतलब है कि अंतिम शाखाओं का बटन और न्यूरॉन का दुर्माशय दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो दोनों के मध्य भी गैप होता है। और अपने काम लिखा है कि दुर्माशय का मुख्य काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बिजली का तार है, यहाँ से कट होगा, यहाँ पर बिजली का तार है, यहाँ पर बल्ब बीच में कटा हुआ है, लेकिन फिर भी बल्ब जलेगा। ये बात यहाँ पर होती है कि दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसकी जो सूचनाएं होती है, क्योंकि न्यूरॉन की शरीर में व्यवस्था होती है, वो एक न्यूरॉन का बटन दूसरे न्यूरॉन के दुर्माशय से जुड़ा होता है। एक का बटन यहाँ पर दुर्माशय, इसका बटन इसका दुर्माशय, इस तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते, दोनों के बीच में गैप होता है, लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। किसके मार्फत? इसके द्वारा। जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो दोनों न्यूरॉन, इसका बटन इसके दुर्माशय से जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ेगा। जुड़ेगा तो सुना जाएंगी, जैसे सुना पूरी हो जाएंगी, दोनों का कनेक्शन फिर कट जाएगा, दोनों का कनेक्शन फिर कट जाएगा। जब काम पड़ेगा वापस, तो काम पड़ेगा दोनों वापस जुड़ जाएंगे। क्योंकि इसकी परिभाषा ये होती है कि दो न्यूरॉनों के मध्य पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंधों को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉन के मध्य पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंधों को सिनेप्स कहा जाता है। जब क्रिया होती है तो एक न्यूरॉन का बटन दूसरे न्यूरॉन के दुर्माशय से जुड़ जाता है। जब काम पूरा हो जाता है तो फिर दोनों के बीच में गैप आ जाता है। यानी मोटे रूप में अपन कहिए कि जब काम कराना होता है तो दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे, और जैसे काम निकल गया वापस दोस्ती तोड़ देंगे। दूसरे से काम बढ़ेगा तो दूसरे से अपना काम निकलने दोस्ती कर लेंगे, जैसे काम निकल गया फिर दोस्ती तोड़ देंगे। ये क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है। जब काम पड़ता सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है तो ये बटन और दुर्माशय दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हो गया, दोनों के बीच में फिर गैप आ जाता है। जब सूचनाएं वापस भेजनी होती तो फिर दोनों आपस में भी देते हैं। यानी एक तरह से स्वार्थ पर टिका हुआ काम होता है। जब स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो दोस्त बना लेते हैं, जैसे स्वार्थ पूरा हो गया तो दोस्त जाए बाहर भी अपना काम है और निकला तो दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होती है। ये परिभाषा बहुत बड़ी एक लाइन की परिभाषा आती है कि दो न्यूरॉनों के मध्य पाए जाने वाले क्रियात्मक संबंधों को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ये आपका एक प्रश्न पूरा हो गया। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का नामांकित करने की संरचना का वर्णन कीजिए। ये आपका एक प्रश्न हो गया पूरा। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी
अंतःस्रावी तंत्र। तंत्र एक होता है बाह्यस्रावी और एक होता है अंतःस्रावी। एक बाह्यस्रावी तंत्र होता है, एक अंतःस्रावी तंत्र होता है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ परिभाषा करेंगे, ये ज्यादा अपने यहाँ पर। एक अंतःस्रावी बाह्यस्रावी, पहले दोनों की परिभाषा लगाएंगे अपन, इसके बाद ही बात करेंगे अपन। बाह्यस्रावी तंत्र का मतलब होता है शरीर में कुछ ग्रंथियां, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। यहाँ पर तंत्र, यहाँ पर ग्रंथियां, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। कुछ ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, कुछ ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि इस प्रकार की होती है कि वे ग्रंथियां जिनके द्वारा जो भी रस निकलता है, उस रस को शरीर के कौन से भाग में इसकी आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या पाई जाती है, नलिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती है। नलिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की ग्रंथियों को तो बोलते हैं अंतर बाह्यस्रावी ग्रंथियां। यानी वे ग्रंथियां, यानी इस प्रकार का तंत्र, जिस तंत्र में जो भी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से जो रस निकलता है, आगे बात करेंगे अपन, रस की परिभाषा लेंगे। जो भी रस निकलता है, उस रस को संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर पानी का टैंक बना हुआ है, यहाँ पर नल लगी हुई है, टैंक से पाइपलाइन होती है नल तक। टैंक में जो पानी हो नल के मार, वो पाइप के मार तो नल तक पहुंचेगा। इस तरह की व्यवस्था होती है, वो तो होते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। इसी तरह से शरीर में होते हैं कि जो भी शरीर में ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से रस निकलता है, उस रस को जहां पर इसकी आवश्यकता होती है वहां तक पहुंचाने इस तरह की नलिकाएं और वाहिकाएं लगी होती है। इसको तो बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियां। ये अपनी यहाँ पर नहीं है, कोई सिर्फ इसकी परिभाषा है, इसलिए इतनी बात करेंगे। इसके बाद में होता है अंतःस्रावी तंत्र, जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां थी। क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां? इस शरीर में पाई जाने वाली इस प्रकार की ग्रंथियां, शरीर में पाई जाने वाली इस प्रकार की ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित रस को संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका या वाहिकाएं नहीं पाई जाती। कोई नलिका वाहिका नहीं होती है, वो रस है, वो बिना नलिका और वाहिकाओं के द्वारा ही संबंधित अंगों तक पहुंचता है। यहाँ पर पानी का टैंक है और यहाँ पर नल है, बीच में कोई पाइपलाइन नहीं होती है, पानी है, वो टैंक से सीधा नल में आएगा, बीच में लाइन नहीं होती है, बीच में पाइपलाइन नहीं लगी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था होती है शरीर। कुछ ग्रंथियां होती है इस प्रकार जिनके द्वारा जो भी रस निकलेगा वो बिना नलिका और वाहिकाओं के द्वारा ही संबंधित अंगों तक जाएगा। और यही फिर एक प्रश्न बनेगा अपना यहाँ पर परिभाषा, शरीर में पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित रस को संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिका या वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो फिर प्रश्न यहाँ पर यह आ गया कि जब नलिका और वाहिका नहीं होती है तो फिर वो रस है वो संबंधित अंगों तक कैसे पहुंचता है। यही प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित रस है वो संबंधित अंगों तक कैसे पहुंचता है। अब पर उत्तर लगाएंगे वो रुधिर के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से जाएगा। कैसे? अंतःस्रावी ग्रंथि से रस स्रावित होगा, वो रस नलिका वाहिका वो रस सीधा किसमें मिल जाएगा? रुधिर में मिल जाएगा। और स्रावित होगा, निकलेगा, निकल के रुधिर मिल जाएगा। रुधिर है वो पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहता, तो रुधिर के माध्यम से वो रस जहां पर भी इसकी आवश्यकता होती है रुधिर के साथ मिल करके उस अंग तक पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न ये कि अंतःस्रावी स्रावित रस है वो संबंधित अंगों तक कैसे पहुंचता है? रुधिर के माध्यम से पहुंचता है।
नंबर दूसरा पर्सन अंतःस्रावी ग्रंथियों से रस स्रावित होता है। पहले इसका नाम रस्सी था, रस, बाद में इसका नाम पड़ गया क्या, हार्मोन पड़ गया, बाद में इसका नाम हार्मोन हो गया। रस नहीं बोलेंगे, हम इसको हार्मोन बोलेंगे। परिभाषा क्या लगेगी हार्मोन की, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रस को हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रस को हार्मोन कहते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो अल्प मात्रा में स्रावित होता है, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा नहीं होती इसकी, अल्प मात्रा में स्रावित होता है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण पदार्थ रस होता है ये कि शरीर में होने वाली हर प्रकार की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इतना महत्वपूर्ण होता है, बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन फिर भी शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। कौन कौन सी जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है वो आगे आएगा, क्योंकि हर हार्मोन का काम अलग अलग होता है। तो परिभाषा यहाँ पर ये लगाएंगे अपन हार्मोन की कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित रस को हार्मोन कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ होता है जो अल्प मात्रा में स्रावित होता है, लेकिन शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं पर यह असर डालता है, उसको नियंत्रित करता है या प्रभावित करता है। इसके बाद में आगे बात आएगी कि ये जो रस था कई दिनों तक इन ग्रंथि से जो पदार्थ स्रावित उसका नाम रस था। सबसे पहले 1902 में, सबसे पहले 1902 में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टार्लिंग। सबसे पहले वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टार्लिंग। इस स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक ने 1902 में इस रस का नाम रखा था क्या, हार्मोन। सबसे पहले इस रस का नाम हार्मोन रखा किसने, स्टार्लिंग नाम का वैज्ञानिक था। 1902 में इसका नाम हार्मोन रख दिया। अब अपन जब बात करेंगे तो रस की बात करेंगे, अब इसके आगे जो भी अगर उसको नाम हार्मोन ही रखेंगे अपन, इसका नाम हार्मोन पड़ गया। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि की परिभाषा, बाह्यस्रावी ग्रंथि की परिभाषा, हार्मोन की परिभाषा। हार्मोन है वो रुधिर में कैसे पहुंचता है, ये प्रश्न हो गया आपका। रस का नाम हार्मोन किसने रखा, ये नाम हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करेंगे अपन किसकी, शरीर में मोटे तौर पर कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना। अपन नाम सुना था शायद ग्रंथियों का, तो किन किन ग्रंथियों का अपन को अध्ययन करना है। पहले छोटी कक्षा में शायद थोड़ा बहुत बड़ा अपन का विस्तार से करेंगे। अपन हर ग्रंथि का चित्र बनाना पड़ेगा अपन को, इसकी संरचना बतानी पड़ेगी अपन को। इसके बाद कौन सा हार्मोन निकलता है इसका नाम बताना पड़ेगा अपन को। इस हार्मोन के काम क्या होते हैं वो बतानी पड़ेगी अपन को। इस हार्मोन की मात्रा जो रुधिर में ज्यादा हो जाती है तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसका ये बताएंगे अपन। और अगर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना पड़ेगा अपन को। विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। तो पहली किन किन ग्रंथि करेंगे अपन, एक करेंगे थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है। नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है। नंबर 3 पीयूष ग्रंथि होती है। नंबर 4 एड्रिनल ग्रंथि होती है। नंबर 5 जनन ग्रंथि होती है। ये 5 तो होती मुख्य ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और जनन ग्रंथि। इन 5 का तो करेंगे अपन विस्तार से।
चित्तर सहित इसके अलावा जो अन्य छोटी ग्रंथियां होती हैं, पैराथायराइड ग्रंथि, थोड़ा सा वर्णन करेंगे इसका। थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, इन तीन का हम थोड़ा वर्णन करेंगे। मुख्य ग्रंथियां 5 होती है, बाकी होती है 3, तो 5 दिन कितनी हो गई? 8 ग्रंथियां हो गई। पहली जो ग्रंथि आपकी, पहली जो ग्रंथि है वो आपकी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, पहले इसका चित्र देखेंगे भैया कहां पर स्थित होती है, चित्र कैसा होता है इसका, चित्र बना करके इसकी संरचना बताएंगे अपन कि संरचना कैसी होती है इसकी। इसके बाद में अपन बात करेंगे इस ग्रंथ से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन बताएंगे। इसके बाद बताएंगे उस हार्मोन का काम क्या होता है, वो काम बताएंगे। फिर बताएंगे इस हार्मोन की शरीर में मात्रा ज्यादा हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस हार्मोन की कमी से शरीर में ऐसा कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम बताइए, और इस हार्मोन का निर्माण कौन करता है। ये सारी बात एक का लिखेंगे तब जाके थायराइड ग्रंथि का पूरा वर्णन हो जाएगा। सबसे पहले अपन चित्त देखिए इसका। ये होती है थायराइड ग्रंथि, इसका नाम होता है पैरा थायराइड। आइए छोटी वाली ग्रंथि, तो पैरा थायराइड ग्रंथि यही पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के पास भी पाई जाती है। इसका नाम होता है सेतु। ये थायराइड ग्रंथि सरका होती है, अंग्रेजी अक्षर एच को से आगे दिखाई देती है। तो थायराइड ग्रंथि का वर्णन कैसे करेंगे अपन, कहां पर पाई जाती है? ये थायराइड ग्रंथि जो गला होता है, गले में पाई जाती है, पहली बात है यही। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। अब गले में भी कहां पर होती है? गले में होती है वो श्वास नली के अधर में, गले में होती है श्वास नली जो होती है, क्योंकि गले में 2 नलियां होती है, एक भोजन वाली नली होती है और एक श्वास नली होती है। जब हम पाचन तंत्र का वर्णन करेंगे आहार का, तब आएगा श्वास नली का क्या काम होता है, पाचन नली का क्या काम होता है। तो गले में होती है श्वास नली के अधर में, श्वास जो नली होती है, श्वास नली होती है उसके नीचे पाई जाती है गले में। तो गले में होती है श्वास नली के अधर में होती है, गहरे लाल रंग की होती है, गहरे लाल रंग की। इसका रंग है वो गहरा लाल होता है, गहरा लाल बता सकते हैं हम, गहरा गुलाबी बता सकते हैं, कोई प्रश्न नहीं पड़ेगा। तो गहरे लाल रंग की होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच के आकार की होती है, दिख रहा है जैसा, जैसा दिख रहा है। तो अंग्रेजी अक्षर एच के आकार की होती है। 2 पिंडों में बटी होती है, 2 पालियां बोल दो, 2 भाग बोल दो, 2 पिंड बोल दो। 2 पिंडों में एक पिंड ये रहा, एक पिंड ये रहा। 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है जिनको क्रम से दायां पिंड व बायां पिंड कहते हैं। दायां पिंड व बायां पिंड कहा जाता है। दोनों पिंड आपस में एक संरचना के द्वारा बंधे होते हैं, ये रहा। दोनों पिंड आपस में एक संरचना के द्वारा बंधे होते हैं जिनका नाम होता है सेतु। बंद करो। दो पिंडों से मिलकर बंधी होती है जिनको क्रमशः दायां व बायां पिंड, दायां व बायां भाग, दाईं पाली व बाईं पाली बोलते हैं।
दोनों पिंड आपस में एक संरचना द्वारा बंधे रहते हैं जिनका नाम होता है सेतु। ठीक है, ये तो हो गई इसकी संरचना। कैसे बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि है वो गले में श्वास नली के दोनों ओर अधर तल में स्थित होती है, गहरे लाल रंग की होती है, अंग्रेजी अक्षर H के आकार की होती है, दो पिंडों से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्रमशः दायां पिंड और बायां पिंड बोलते हैं। दोनों पिंड आपस में एक संरचना के द्वारा बंधे होते हैं जिनको सेतु कहते हैं। इनकी संरचना अंग्रेजी अक्षर H के आकार की होती है। इतनी तो संरचना बतानी, क्यों बतानी, गड़ा कमाई हुआ है, श्वास नली के अधर तल में होती है, दो पिंडों से मिलकर बनी होती है, दाया बाया बोला, संरचना के द्वारा बंधी रहती है वो सेतु बोलते हैं, गहरे लाल रंग की होती है, अंग्रेजी से H के आकार की होती है। ठीक है, इसके बाद बताइए कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। हार्मोन कौन सा निकलता है इस ग्रंथि से, तो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो हम बता दिए थायराइड ग्रंथि से जो रस निकलता है ना, रस का नाम नाम यहाँ पर हार्मोन रखेंगे, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन है, इसमें क्या पाई जाती है, आयोडीन की मात्रा होती है। यानी थायरोक्सिन हार्मोन वो आयोडीन से बना हुआ होता है, इसमें आयोडीन की मात्रा होती है। क्योंकि आगे प्रश्न आएगा कि इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी होगी तो इनकी होगी, इनकी होगी तो इनकी होगी, ये इनसे मिलकर बना होता है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से मिलकर बना होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यह आयोडीन से मिलकर बना हुआ होता है। काम क्या करता है थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में, क्या कार्य होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के शरीर में। पहला जो काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन का शरीर में, उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। पहला काम इसका ये होता है, ये उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। उपापचय क्रिया कौन सी, जो भोजन पचाने वाली क्रिया होती है, भोजन पचाने वाली जो क्रियाएं होती हैं, भोजन का पाचन होता है, उन क्रियाओं को उपापचय क्रिया बोलते हैं। तो ये हार्मोन उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कैसे करेगा आगे बताएंगे। तो पहला काम होता है उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करना। दूसरा इनका जो काम होता है वो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर का जो तापमान होता है कितना, स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शरीर का जो तापमान होता है उस तापमान को नियंत्रित करने का काम भी थायरोक्सिन हार्मोन ही करता है। तापमान को गिनने नहीं देता है, न कम होने देता है न ज्यादा होने देता है, इसको नियंत्रित करता है। तीसरा काम कौन सा होता है, कोशिकीय श्वसन दर को नियंत्रित करता है। जो श्वसन की दर होती है उस श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। न तो श्वसन की दर को ये बढ़ नहीं देता है न घट नहीं देता, जो श्वसन की दर होती है उसको नियंत्रित करता है। 16 से 18 बार जो श्वसन की दर होती है उस श्वसन दर को नियंत्रित करते। 3 मुख्य काम करता है ये शरीर। 3 इसके मेन काम होते हैं, उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और कोशिकीय श्वसन दर को ये नियंत्रित करता है। ये 3 इसके मुख्य
मुख्य काम होते हैं।